नमस्कार दोस्तों। खून के छींटों के धब्बों के अलावा कुछ नहीं, तेरे दामन में गुनाहों के अलावा कुछ नहीं। ऐ सितमगर चैन से जीने नहीं देंगे तुझे, जिनकी किस्मत अश्क आहों के अलावा कुछ नहीं। कमोबेश आज देश में ये हालात हैं और इस हालात के बावजूद, सबके बावजूद खून के छींटे हैं, धब्बे हैं जिनके, उनसे लड़ रही है। और लड़ रहा है कौन? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। कांग्रेस जो है जिस तरीके से खून के धब्बों वालों में, छींटे वालों में से लड़ रही है, वो अपने आप में और उन परिस्थितियों में लड़ रही है जब उसको सब खत्म करने को तुले। वो लोग भी तुले हैं जो खुद को विपक्ष कहते हैं, वो लोग तो होंगे ही जो सत्ता में। तो इससे आप समझ सकते, इन्हीं सारे विषयों पे चर्चा करें। उसके पहले कल 3 राज्यों और 6 जगह के उपचुनाव के नतीजे आ गए। जो नतीजे आए 3 राज्यों के, उसको समझिए। जो नतीजे आए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 2 राज्यों में, या 2 कहें कि 1 राज्य में पूर्ण बहुमत त्रिपुरा में पाया और 2 राज्यों में गठबंधन के बूते सरकार बना। तो एक प्रकार से उसकी सरकार सभी जगह बन रही है, और जब उसकी सरकार बन रही है तो निश्चित रूप से उसका बधाई बनती है कि उसने जीत हासिल की है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए बधाई। लेकिन सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की इस जीत के पीछे कारक क्या क्या है, और उन कारकों पर चर्चा करें। तो यदि कारकों पर चर्चा करें तो हम एक चीज जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस कभी बहुत दबदबे वाली पार्टी नहीं, और कांग्रेस की स्थिति वहां पर कभी अच्छी, कभी खराब, कभी मिड की, और इसी तरह रही। वहां रीजनल लोग जो है, रीजनल पार्टियां जो हैं, वो हावी रहे। लेकिन इस चुनाव में जो खास चीज है वो ये है कि एक पार्टी जो पूरी तरह से विलन साबित हो चुकी है, खलनायक है इस पूरे चुनाव की, विपक्ष की खलनायक है, तो उसका क्या नाम है और वो कौन है? तो जब हम विपक्ष के खलनायक की बात करते हैं कि विपक्ष का विलन कौन, तो एक इकलौता नाम आता है, तृणमूल कांग्रेस, यानी ममता बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस ही क्यों मैं कह रहा हूं, तो इस पर बात करूंगा। 2022 पे भी बात करूंगा, 2023 पे भी बात। शुरुआत करता हूं, अभी चलते हैं जो अभी नतीजे आए मेघालय के। आप देखिए मेघालय में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में थी। इस बार वो सत्ता में वापस लौट सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई और उसके विधायक भी घटे, वोट भी घटा, और वो 13.5% के आसपास रह गए। तो आप इससे समझ सकते हैं कि 13.5% रह जाए तो निश्चित रूप से दुखद है कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए। तो फिर ये वोट गए कहां? तो साहब, जब हम वोट देखते हैं तो पाते हैं एक पार्टी का नाम है टीएमसी, जिसे कहते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो कांग्रेस से ही टूट के बनी। ममता बनर्जी जिसकी नेता है, जो नेता होती थी कांग्रेस पार्टी। तो आप समझिए, तो उस पार्टी ने क्या किया, जैसे मेघालय का चुनाव शुरू होने वाला था उसके पहले उन्होंने अपने पुराने कांग्रेसी कनेक्शंस का इस्तेमाल किया और मेघालय में कांग्रेस के 12 विधायक समेत तमाम सारे लोग, जो उसमें मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे सीएम मुकुल संगमा, उनके समेत जो है 1 दर्जन विधायक और सैकड़ों नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। कांग्रेस को तोड़ा, भाजपा को नहीं तोड़ा, कांग्रेस को तोड़ा। तो आप इससे समझ सकते हैं। और नतीजा क्या हुआ इस बार? जो टीएमसी है वो भी 13.5% से कुछ अधिक वोट पाई और कांग्रेस पार्टी 13.5% से कुछ कम वोट पाई। यानी आप देखिए, यदि ये वोट पूरी तरीके से एक होता तो उस स्थिति में कांग्रेस सरकार बनाने की हालत में आ सकती थी, क्योंकि बीजेपी को वहां जो वोट मिले हैं वो 9.33% मिले।
इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की स्थिति नहीं थी कि वो वहां पर कहीं पर किसी तरह सरकार बना सके। और जो वहां लोकल पार्टी जो जीती है उसकी भी स्थिति आप जान लीजिए, उसको भी 31.49% वोट मिले। तो यानी यदि कांग्रेस पार्टी अकेले स्ट्रांगली लड़ती तो उसके से जो छिटके हुए लोग थे वो भी वापस आते और वो वहां पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल। निश्चित रूप से किसी भी राजनीतिक पार्टी को यह हक है कि वो कहीं पर भी चुनाव लड़े, लेकिन एक नियम होता है कि आप विपक्ष को नुकसान पहुंचाने की बजाय सत्ता पक्ष को नुकसान पहुंचाए। तो सत्ता पक्ष से जो वहां पर थी उसको भी उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने भाजपा को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने सिर्फ कांग्रेस को तोड़ा। इससे आप समझिए ये मेघालय का गणित। इसी तरीके से आप त्रिपुरा पे आ जाइए। त्रिपुरा में ममता बनर्जी की पार्टी 1% वोट भी नहीं हासिल कर सकी, 1% भी, लेकिन उसने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने भर का मैंडेट दिलवा दिया। भारतीय जनता पार्टी 38% वोट पाई। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, और सीपीआई जो है उसने 24.5% से अधिक वोट पाया। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी ने भी 8.5% से अधिक वोट पाया। और इसमें भी मैं कहूंगा कांग्रेस पार्टी और ज्यादा पाती है और इस बार वहां सत्ता में आने की संभावनाएं थी। लेकिन हुआ क्या, उसके पहले होता यह है कि चुनाव के पहले ही त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी के 5 बड़े नेताओं, जिनमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे समेत, सबको ममता बनर्जी ने तोड़ा और उन्हें अपनी पार्टी टीएमसी में मिला लिया। उन्होंने वहां पर भी भाजपा को नहीं तोड़ा, दूसरे और किसी को नहीं तोड़ा, कांग्रेस में ही उन्होंने लगाई, जो कांग्रेस वहां पर सत्ता में नहीं थी लेकिन एक सशक्त विपक्ष थी, आईना दिखा रही थी, लड़ रही थी। तो उस स्थिति में उन्होंने उस विपक्ष को नुकसान पहुंचाया। तो ये ममता बनर्जी है। इसके बाद आ जाइए आप कहेंगे तो इससे क्या हो। नागालैंड में पहले भी कांग्रेस 0 सीट थी, तो अभी भी वो 0 ही है। तो उसमें मैं कोई बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए नहीं कहूंगा कि नागालैंड में अभी कई इश्यूज हैं। वहां पर जो राष्ट्र विरोधी पार्टी है उसके साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। और क्योंकि वो लगातार अलगाव की बात करते थे, वो चाइना के समर्थन की बात करते थे, इसलिए वहां के मामले में कांग्रेस ने सदैव सख्ती बरती और उसका कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने देश से समझौता नहीं किया और उसने कहा नहीं, हम अलगाववादियों के साथ नहीं जाएंगे, चाहे हमारी सरकार बने या ना बने। ये सोच इसलिए होती है क्योंकि जब देश को बनाने वाली पार्टी जो होती है, देश को आजाद कराने वाली जो पार्टी होती है, वो कभी सत्ता के लिए इस तरह के समझौते नहीं करती है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया, तो इससे आप समझ सकते हैं। तो चलिए, इसके अलावा जो 6 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए उनमें से 3 में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की। एक बंगाल में जीत दर्ज की है, उस जगह जहां वो 51 साल से नहीं थी। तो आप समझिए एक इकलौती सीट थी, वहां पर पूरी ताकत लगाई थी टीएमसी ने, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जीत के दिखाया। उसके बाद में दूसरा आप देखिए महाराष्ट्र में वह सीट जहां गोडसे का परिवार रहता है, उस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कराई है और वहां पर 31 साल बाद कांग्रेस पार्टी जीती है। यह उपलब्धि है और उस स्थिति में जीती है जब वहां कब्जा की हुई भाजपा की सरकार। तो आप समझ सकते हैं पूरी ताकत लगी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वहां जीत दर्ज कराई। इसके अलावा तमिलनाडु में तो चलिए कांग्रेस पार्टी और डीएमके की सरकार है, लेकिन वहां बहुत भारी मैंडेट के साथ में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कराई है। यह भी एक उपलब्धि। तो इस तरह की स्थिति, तो ये हो गया। इसके अलावा 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने भी जीत दर्ज कराई है, एक महाराष्ट्र में जहां उनकी सरकार है, एक अरुणाचल प्रदेश में जहां उनकी सरकार है। और इसके अलावा झारखंड में जो है एक वहां की लोकल पार्टी है, आदिवासी पार्टी है, उस पार्टी ने जो है जीत दर्ज कराई है। और कांग्रेस पार्टी का पहले वहां पर एमएलए हुआ करता था, दोबारा चुनाव हुआ और वहां पर जो है जीत दर्ज कराई है जो वहां की लोकल पार्टी है, और उसे समर्थन दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। तो इस तरह से ये पूरी तस्वीर है, रिजल्ट है।
अब इसमें खास क्या है, आप कहेंगे तो हम सब सुन चुके हैं। खास है जो भारतीय जनता पार्टी ये जश्न मना रही है कि उसने बहुत बड़ी जीत की, नहीं, पहले भी उसी की इन सारी जगह सरकार चल रही थी। और स्थिति यह है, आज जो मैंडेट मिला है उससे ज्यादा उनके पास में वोट परसेंटेज था, ज्यादा सीटें थी। आज उनकी सीटें भी घटी हैं, उनका जो मतदाताओं का उनके प्रति रुझान है वो भी घटा है। तो यह एक समझने की बात है। इसके अलावा मेघालय की बात करें तो मेघालय में यदि हम देखेंगे, मेघालय में जिसको वो गाली दिया करते थे, कहते थे ये भ्रष्ट है, आज उसी के साथ सरकार बना रहे हैं। ये वही स्थिति है जैसे असम में आपने देखा, हेमंत बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में हुआ करते थे तो उनके बारे में बुकलेट जारी की थी कांग्रेस को बदनाम करने की, और कांग्रेस ने तो उन्हें बिल्कुल दूर कर दिया। राहुल गांधी ने मिलने तक से इनकार कर दिया था, और वो हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी के इतने लाडले बड़े कि उन्होंने वहां पर कांग्रेस के सारे नेताओं को तोड़ने का काम किया। तो वहां पर दो लोगों ने कांग्रेस को तोड़ा, एक टीएमसी ने तोड़ा, एक हेमंत बिस्वा शर्मा ने तोड़ा। तो ममता बनर्जी ने तोड़ा और हेमंत बिस्वा शर्मा ने। इससे आप समझ लीजिए कि खेल क्या है। दोनों ने सिर्फ कांग्रेस को तोड़ा और भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है, पूरे मैंडेट से मजबूत सरकार। यह खेल सकती है। इसी तरीके से अरुणाचल में जो सरकार बनी भाजपा की, उसके पहले उसकी तोड़फोड़ के मामले में ममता बनर्जी की एक बड़ी भूमिका। तो इस तरह से इस पूरे खेल को समझ सकते हैं, क्योंकि बंगाल से नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और इसलिए बंगाल के मुख्यमंत्री का बड़ा रोल होता है। यह आपको समझने की जरूरत है। चलिए इसकी बात खत्म कर दें, बंगाल की बात है, कहेंगे आप कोई बात नहीं, आगे आ जाइए। तो साहब आप गोवा आ जाइए। अभी 2022 में ही चुनाव हुए थे 5 राज्यों के, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर। क्या हुआ? वहां पर भी यही खेल हुआ। वहां पर गोवा, जहां भारतीय जनता पार्टी का तो अस्तित्व था, कांग्रेस का अस्तित्व था, न वहां पर आम आदमी पार्टी थी न तृणमूल कांग्रेस थी, लेकिन वहां तृणमूल कांग्रेस पहुंचती है। और तृणमूल कांग्रेस वहां जाकर के क्या करती है कि जिस तरीके से करती है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे लॉरेंको, उनको जो है टीएमसी ममता बनर्जी अपनी पार्टी में शामिल करा के, और किस तरीके से कोविड के दिनों में खेल हो रहा था, शामिल करा के, और किस तरीके से उन्होंने वहां के चुनाव में कूदी और कूद करके उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद में उन सब के जरिए उन्होंने जो खेल किया, उसके कारण कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई। एक चीज। दूसरा, दिल्ली से आम आदमी पार्टी जाती है गोवा और वहां जाकर के चुनाव लड़ती है, और वहां जाकर के वो भी कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाती, उसके नेताओं को तोड़ती। भाजपा की नहीं तोड़ती, न ये तोड़ते न वो तोड़ते। आप इससे समझिए। और उसके बाद में फिर भी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले सबसे ज्यादा कांग्रेस जीत के आती है। तो जब जीत के आती है तो बाकी तो भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा है, ताकत है, सब कुछ है, डर है, तो उसके बूते उसने तोड़फोड़ कर ली। सारी बातें बिल्कुल क्लियर है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से खेल किया जाता है। और इसके बाद में आप आ जाओ, आप आओ उत्तराखंड। उत्तराखंड में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वोटों में बहुत बड़ा अंतर नहीं, लेकिन हार की वजह क्या हुई? जो छोटे छोटे सीटों पे वोट काटे गए, उसके कारण उसकी कई सीटें लूज करी। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका अदा की आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने वहां पहुंचकर कांग्रेस पार्टी को इतना नुकसान पहुंचाया कि वहां जहां वो सत्ता में आ सकती थी, तो गोवा में सत्ता में आ सकती थी, तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने नुकसान पहुंचाया, और यहां पर अरविंद केजरीवाल ने नुकसान पहुंचाया, तो उत्तराखंड भी चला गया। इसके बाद आइए गुजरात का चुनाव हुआ अभी हाल ही के दिनों। गुजरात में पहुंच करके आम आदमी पार्टी ने यही कहा, हम कांग्रेस का विकल्प,
और उसको लेकर के पूरा ताकत झोंक दी, सब कुछ झोंक दिया, सारी चीजें। अभी शराब घोटाले की चर्चा चल रही है। उस शराब घोटाले के मामले में यही आया है कि उसका पैसा गुजरात में और गोवा में इस्तेमाल किया गया। तो साहब गुजरात में जाते हैं और गुजरात में किस तरीके से वो पूरा खेल करते हैं और उस खेल का नतीजा क्या होता है। नतीजा ये होता है कि वो 13% के करीब वोट ले जाते हैं और 5 सीटें पाते हैं। और जो कांग्रेस पार्टी 78 सीटों वाली थी, 78 एमएलए वाली थी और भारतीय जनता पार्टी से बड़ा थोड़ा सा मार्जिन था, वो इस बार पटने की स्थिति में था, उसे वो खराब कर देते हैं। और नतीजा क्या होता है, कांग्रेस पार्टी 17 सीट पे आ जाती है। तो इतना कमजोर विपक्ष हो जाता है। और जो ये 5 विधायक आम आदमी पार्टी जीतते हैं, वो भाजपा को समर्थन कर देते हैं। तो आप खेल को समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने के लिए ये सारे खेल होते हैं। और इस तरीके के खेल को आप ये समझिए। एक रिसर्च रिपोर्ट आई कि देश में किस तरीके से स्थिति है और क्या हालत है। यदि आप याद करिए 2014 में कांग्रेस पार्टी के पास में 24% विधायक होते थे। देश के जो विधायक हैं करीब 4,533 विधायक हैं, उनमें जो है कांग्रेस पार्टी के 24% विधायक होते थे और भारतीय जनता पार्टी के 23% विधायक होते थे जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने। लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जो लगातार कांग्रेस को खत्म करने का सिलसिला चला, कुछ भाजपा ने किया, कुछ भाजपा ने इन फर्जी विपक्ष के जरिए किया, जो ये विपक्ष के खलनायक हैं इनके जरिए किया। और उसका नतीजा क्या हुआ कि कांग्रेस के जो विधायकों की संख्या का परसेंटेज है वो 16% रह गया। तो साहब यह स्थिति है। और इसमें आप समझिए कुल देश में कुल 30 विधानसभाएं हैं और उसमें 2014 में 4120 विधायक होते थे और इनमें कांग्रेस के 989 विधायक होते थे, यानी 24%। और स्थिति यह है यदि हम 23 में बात करेंगे तो इन 30 विधानसभाओं में से कुल 4033 विधायक बचे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा इस समय सस्पेंड चल रही है। और इसके बाद में कांग्रेस के विधायकों की संख्या जो इस समय है वो 658 है, यानी 16%। और मोदी काल में कांग्रेस ने 331 विधायक जो है गंवा दिए और भारतीय जनता पार्टी के 475 विधायक बढ़े। तो इससे आप समझ लीजिए। और इससे ठीक पहले, मोदी के पीएम बनने से ठीक पहले क्या स्थिति थी, इन 30 विधानसभाओं में कुल 4120 जो विधायक थे उनमें बीजेपी के 947 थे, कांग्रेस के 989 थे और इनके 947 थे, जो 23% बनते हैं। और अब ये स्थिति है कि इनमें इनके 1421 हैं, जो 35% की हिस्सेदारी हो गई है, क्योंकि कांग्रेस का जो घटा वो आप समझिए और थोड़ा बहुत इधर उधर से जो आया, तो ये है। तो इस तरह की स्थिति है और ये लेटेस्ट डाटा है। इसके बाद में लगातार जो स्थितियां हैं, लगातार जहां जहां पर जो हालत हुई है, उसके बाद में बहुत सारी स्थितियों को लेकर के हम समझ सकते हैं कि ये स्थिति 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस को सरकार छीन ली गई, जिसे कहेंगे, या गवा दिए, जो भी कुछ समझ लीजिए। तो ये स्थिति है। और इन सब के बावजूद जो हालत है उसको आपको समझना पड़ेगा कि किस स्थिति में। 2014 से पहले कांग्रेस की जो है 11 राज्यों में सरकार थी और 14 राज्यों में वो मुख्य विपक्षी दल था। 2023 में कांग्रेस जो है 6 राज्यों में सरकार में है और 9 राज्यों में मुख्य विपक्षी दल है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि अभी भी ये स्थिति है। जो 11 में सत्ता में थी वो 6 राज्यों में है और जो 14 राज्यों में विपक्ष में थी वहां 9 जगह पे मुख्य विपक्ष है। इसके बाद में कांग्रेस की स्थिति लगातार है। जो 9 साल में कांग्रेस की सत्ता 11 से घटकर 6 पे सिमटी है, तो वहीं भाजपा की बढ़ी है। लेकिन इन सब के बावजूद यदि आप देखेंगे तो
जिस तरीके से हालात हैं, सारी चीजें हैं, उन सब में देखिए सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिला था पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में या किसी भी पार्टी के इतिहास में, तो 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी के हत्या के बाद में जो चुनाव हुआ था उसमें 48% वोट मिला था। और उसके बाद में 2019 में यदि बात करेंगे तो तकरीबन 20% वोट मिला कांग्रेस पार्टी को। इससे ये राउंड फिगर में बता रहा हूं, तो ये है स्थिति। और इसके बाद यदि आप बात करेंगे देश की आजादी के बाद में जो पहला चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी को 45% वोट मिले थे, और उस समय भी जितने राज्य थे उनमें एक तमिलनाडु को छोड़ करके कांग्रेस सभी जगह सत्ता में आई थी। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि देश की आजादी के समय से भी कोई चीजें नहीं, और कांग्रेस पार्टी का वोट बढ़ता घटता भी रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यह भी एक चीज बता दें कि 2004 में जब कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी तो 2004 में उसकी सिर्फ 26.5% वोट ही, और 2009 में उसके 28.6% वोट, फिर भी सरकार बनाई। तो इसलिए यह नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस इतना वो हुई। यदि आज भी इस तरह के झूठे विपक्ष ना हो, ये विपक्ष के खलनायक ना हो, तो शायद कांग्रेस पार्टी फिर सत्ता में हो और यह लोकतंत्र बचाया जा सके, संविधान बचाया जा सके, देश बचाया जा सके। तो इससे आप समझ सकते हैं ये पूरा खेल क्या है। इसके साथ मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि सच को जानना और पहचानना बेहद जरूरी है, क्योंकि झूठ के बूते सब कुछ खड़ा है और झूठ के बूते प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए जानिए। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।